जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जनरल साइंस एमसीक्यू सेट नंबर 7। 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर पुलिस भर्ती के लिए। तो दोस्तों ये 7वां मॉक टेस्ट है और इससे पहले आपने अगर 6 मॉक टेस्ट नहीं देखे तो आप उनको देख के वहाँ से अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों इस साइट में जो प्रश्न है वो 1 से लेकर 30 तक है, मतलब 30 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहा गया, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों कार का जो रेडिएटर होता है उसमें पानी का प्रयोग क्यों होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप जाने रेडिएटर होता क्या है। दोस्तों रेडिएटर आपके इंजन के पास लगा होता है और इंजन से आने वाली जो ऊष्मा है उसको ये ठंडा करता है। इंजन से आने वाली हीट को ठंडा करने का काम है रेडिएटर का, और इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सामान्य क्षेत्रों में इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो रेडिएटर में पानी का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेडिएटर संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन बोले तो कन्वेक्शन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, याद रखिएगा। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रेडिएटर ना ये पीतल या तांबे का बना होता है। इसकी जो कुंडली होती है वो पीतल या तांबे की बनी होती है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विशिष्ट ऊष्मा। अगर आपसे पूछे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.186 जूल जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखना, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 4.186 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर, यदि ब्राह्म अवस्था में एक बम छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप जाने संवेग क्या होता है। संवेग P बराबर होता है mb। m द्रव्यमान है और b वेग है। दोस्तों जब ब्राह्म अवस्था है तो उसका वेग क्या होगा। दोस्तों वेग शून्य होगा। ब्राह्म अवस्था में वेग शून्य है, और जब वेग शून्य होगा तो पूरा ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, शून्य हो जाएगी, अर्थात उसका संवेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। जब ब्रह्मावस्था में कोई बम अपने छोटे छोटे टुकड़ों में फटता है तो उसका संवेग शून्य होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों तांबे के प्रतिरोध को तांबे के तार को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, L/A। R प्रतिरोध है, L लंबाई है और ये क्षेत्रफल है, पदार्थ का क्षेत्रफल। दोस्तों यदि आप लंबाई को 2 गुना करते हैं तो आपको याद रखना है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो आधा हो जाता है। लंबाई को 2 गुना करने पर क्षेत्रफल क्या होगा, आधा होगा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 2 इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे कितना जाएगा, R डैश बराबर 4L/A। दोस्तों ये L/A पहले वाले का मान है और अब कितना हो गया, तो अब हो गया 4 गुना, अर्थात यदि तार की लंबाई को 2 गुना किया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखिएगा 4 गुना। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है, क्यों। दोस्तों सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखना, सूर्य ग्रहण के दौरान पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देखें सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। और दोस्तों सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस के दिन होती है, और इस अमावस को क्या बोलते हैं, न्यू मून बोला जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति अमावस के दिन होती है, इसे न्यू मून कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 चीज़ आपको याद रखनी है। जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो चंद्रमा की एक वास्तविक छाया पृथ्वी पर पड़ती है, ये वास्तविक छाया आपकी ये वाली, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है अम्बरा। याद रखना अम्बरा ये चंद्रमा की वो छाया है जो पृथ्वी पर पड़ती है वास्तविक रूप से, तो ये आपका अम्बरा है। और दूसरा चंद्रमा की वो छाया जो पृथ्वी के आंशिक भाग पर पड़ती है, ये वाला भाग, ये आपका पिनम्बरा होता है। तो अम्बरा और पिनम्बरा ये आप याद रखिएगा, पार्शियल शैडो पिनम्बरा कहलाती है और जो रियल शैडो होती है वो अम्बरा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होने पर वातावरण के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है तो वातावरण का ताप कम हो जाता है, याद रखिएगा, ये पूछता है आपके एग्जाम में। तो सूर्य ग्रहण जो होता है ये अमावस को होता है। चलिए प्रश्न क्यों लौटते हैं।
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारी दृष्टि को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं मानव की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल की होती है। मानव की आंख कितने मेगापिक्सल की है? 576 मेगापिक्सल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहा गया? जब झूले पर कोई बैठा व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब झूले पर बैठा कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों क्यों बढ़ जाती है आवृत्ति? एक चीज़ याद रखना, देखो आवृत्ति बढ़ती कैसे है। झूले की गति दोलन गति होती है और दोलन गति में आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2π√L/g। क्लियर हुआ? अब जब झूले पर कोई व्यक्ति बैठा था, मान लीजिए ये कोई झूला है, यहाँ पे व्यक्ति बैठा था तो इसकी लंबाई बढ़ गई। अब जब झूले पर कोई व्यक्ति अचानक खड़ा हो जाए, ये कोई व्यक्ति है और ये खड़ा हो गया, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा और मध्य बिंदु ऊपर पहुंचने के कारण इसका जो लंबाई है वो घट जाएगी। लंबाई घटी और दोस्तों आप जानते हैं जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल और लंबाई में सीधा रिलेशन होता है। लंबाई घटी तो आवर्तकाल भी क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है दोस्तों? आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा होता है। अगर आवर्तकाल घट रहा है तो आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति n बढ़ जाएगी। तो ये सेम वही कहानी है, जब झूले पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका जो मध्य बिंदु होता है वो घट जाता है और मध्य बिंदु घटने के कारण उसकी लंबाई कम हो जाती है। लंबाई कम होने से आवर्तकाल कम होता है और आवर्तकाल कम होगा तो आवृत्ति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण होता है। दोस्तों जो प्रवर्धक होते हैं, जो एम्पलीफायर होते हैं, वो उसमें जो ऋणात्मक पुनर्भरण होता है वो क्या होता है दोस्तों? बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत संकेत के मान को बदल देती है। ये आप याद रखना, ये विद्युत जो सिग्नल होते हैं उसके मान को बदल देती है, एम्पलीफायर होता है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, रात में कोहरे में फोटोग्राफी करने में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? दोस्तों रात में या कोहरे में फोटोग्राफी करने में जो तरंगें प्रयुक्त होती हैं वो होती हैं अवरक्त तरंगें। इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो टीवी का रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंगें होती हैं, तो टीवी के रिमोट में भी अवरक्त तरंगें प्रयोग की जाती हैं और अवरक्त तरंगें हमारे वायुमंडल के ताप को बढ़ा देती हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ाने के लिए कौन सी तरंगें उत्तरदायी हैं? अवरक्त तरंगें, ये वायुमंडल के ताप को भी बढ़ा देती है दोस्तों। और ये जो तरंगें ना ये रोगियों की सिकाई करने में भी सहायता करती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ पराबैंगनी किरणें। दोस्तों पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पर आने से कौन रोकता है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कोहरा। कोहरा जो होता है ये किस प्रकार का कोलाइड है? दोस्तों कोहरा गैस में द्रव का कोलाइड है। गैस में द्रव का कोलाइड होता है कोहरा, ये भी आप याद रखना। और ये जलवाष्प जो है जब संघनित वायु के साथ में मिक्स हो जाती है तो कोहरा बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तार केबलों के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, क्यों? दोस्तों तार केबल के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, ये आप याद रखना। और ऑप्टिकल फाइबर किसने बनाया था दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने। नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर बनाया गया था, ये भी आप याद रखना। अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हुई थी नरेंद्र सिंह कपानी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? दोस्तों सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है और हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। दोस्तों कोई वस्तु काली कब दिखती है? जब वो सभी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। जितनी भी तरंग दैर्ध्य है, जितनी भी वेवलेंथ है, सबको जब वो अवशोषित करेगी तो काली हो जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने समय में आता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आता है। और सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों सूर्य में ऊर्जा बनती है, इसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा बनती है, इसका कारण नाभिकीय संलयन होता है, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि इसरो का सूर्य मिशन का नाम क्या है, दोस्तों भारत का सूर्य मिशन होगा आदित्य L1। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहा गया, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद जब पीछे हटती है उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में कितना होगा। दोस्तों जब किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर हटती है, इसका कारण क्या है दोस्तों, उसमें जो राइफल की गतिज ऊर्जा होगी वो एक होती है, आपकी एक होती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि जब राइफल से गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये किसके संरक्षण का उदाहरण है, तो दोस्तों आवेग संरक्षण का उदाहरण है, आवेग संरक्षण का उदाहरण है, ये आप याद रखना। आवेग संरक्षण का उदाहरण है राइफल से गोली छूटने पर पीछे की ओर झटका लगना। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों वैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप याद रखना 1/2 mv² होता है। चलिए अगले प्रश्न, वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण क्या होता है। दोस्तों ड्राइवरों की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है जो पीछे की ओर देखने में सहायता करता है, तो दोस्तों वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों इसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का सीधा और सीधा व कौन सा, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण यह पीछे के क्षेत्र में आने वाले बहुत सारी चीज़ों को देख सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर की सीट के पास जो शीशा लगा होता है उसमें किया जाता है ताकि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब कम से कम क्षेत्रफल में बन सके। दोस्तों यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण, नाई की दुकान में जो दर्पण होता है या जो दांतों का डॉक्टर होता है उसके पास जो दर्पण होता है, या गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट, इन सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखना दोस्तों। अच्छा दोस्तों उत्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स। देखो ऐसे याद रखना, एक्स, एक्स आपकी लाइफ में वो आता है जो पहले आ चुका है, एक्स आई थी, एक्स आया था, वो सब चीज़ें, तो एक्स मतलब पुराना या पीछे, तो पीछे देखने के लिए एक्स का प्रयोग करेंगे, और आपको याद रखना है जो एक्स वाला होगा वो पीछे के लिए उत्तल होता है, याद रखना, एक्स वाला पीछे देखता है और ये उत्तल दर्पण पीछे देखने के काम आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों एक दर्पण है आपका साधारण दर्पण, साधारण दर्पण जिसे समतल दर्पण भी कहा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, दोस्तों आपको याद रखना है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, पूछ लेता है एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। थर्मामीटर, दोस्तों थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रेल इंजन स्टीफेंस, रेल इंजन स्टीफेंस ने बनाया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा, थर्मामीटर फ़ारेनहाइट मतलब 3, भाप इंजन जेम्स वाट यानी कि 2, टेलीस्कोप गैलीलियो यानी कि 4, और रेल इंजन स्टीफेंस 1। तो 32 41 मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका थर्मामीटर, थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है, पारा, थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है, पारा होती है, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में रेल इंजन कहाँ बनते हैं, तो भारत में डीजल लोकोमोटिव कहाँ पर है, भारत में डीजल लोकोमोटिव कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है एक जगह है वाराणसी मंडुआडीह, यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव है हमारा, ये भी आप याद रखें। और भारत में रेल के पहिए कहाँ बनते हैं, रेल के पहिए बनते हैं बेंगलोर में। और रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं, तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है भारत की, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, कपूरथला पंजाब में, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्यों, क्यों ऐसा होता है। दोस्तों पानी की एक बाल्टी को एक हाथ में लेना कठिन होता है, किंतु गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होने के कारण जो बाल्टियाँ होती हैं 2 अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है इसलिए। क्लियर हुआ। देखो कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति एक हाथ से बाल्टी उठाएगा, मान लो ये 2 हाथ हैं इसके, अब इधर वाले से उठाई तो इधर का भाग क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएगा ऊपर को, अगर इधर वाले से उठाई तो इस इधर वाला भाग झुक जाएगा, तो हमारा जो गुरुत्व है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है ना, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति दोनों हाथों में क्या लेकर चल रहा है, दोनों हाथों में अपनी बाल्टी लेकर चल रहा है, तो उसका जो सेंटर होगा गुरुत्व का वो पैरों में आ जाता है, और इससे उसका जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाती है, जिससे उसको आसानी हो जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहा गया, लाइफ जैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों लाइफ जैकेट
किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? देखो सबसे पहले तो आप जाने लाइफ जैकेट क्या है। दोस्तों एक प्रकार की जैकेट है, इसमें कुछ गैसें भर दी जाती हैं और ये गैसें आपको मतलब भरने के दौरान ये आपकी जो लाइफ जैकेट होती है फूल जाती है, जिसके कारण यदि आप पानी में डूबते हैं तो ये आपको डूबने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि लाइफ जैकेट पहनने से तैरता हुआ व्यक्ति के आयतन में वृद्धि हो जाती है। आयतन वृद्धि कैसे होगी दोस्तों? देखो आयतन और घनत्व में अनुपात क्या होता है? आयतन और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। अगर आयतन में वृद्धि होगी तो घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों? घनत्व क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। और घनत्व कम हो जाएगा तो क्या कोई वस्तु डूबेगी? नहीं डूबेगी फिर। तो ये क्या होगा? लाइफ जैकेट यह व्यक्ति को तैरता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आयतन में वृद्धि कर देती है, याद रखना पूछा जाए। अच्छा आपको दिखाता हूँ लाइफ जैकेट होती कैसी है। दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा ये है आपकी लाइफ जैकेट, ये जो पहन रखी है इसने ये लाइफ जैकेट है, ये आपको डूबने नहीं देती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कभी सुना होगा बुलेट प्रूफ जैकेट? बुलेट प्रूफ जैकेट ये जो बनती है हमारी सेना के लिए, ये किसकी बनी होती है? आपके लिए क्वेश्चन है। हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है किसकी बनी होती है? चलो मैं बता देता हूँ। एक पॉलीमर होता है केवलर। कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में आए कि बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनी होती है, तो केवलर की बनी होती है। खैर जो लोग एसएससी जीडी देने वाले हैं वो उसको याद रखना कि बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनी होती है? केवलर की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? दोस्तों कौन सा प्रतिचुंबकीय मुझे बताना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गमन करते हैं। विपरीत दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है तो ये इधर भागेंगे। तो इसमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों? तो इसमें से जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो है आपका बिस्मिथ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। बिस्मिथ एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है दोस्तों। लेड होता है आपका, चांदी होती है, तांबा होता है, वो सब प्रतिचुंबकीय होते हैं। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कोबाल्ट। दोस्तों आपको याद रखना विटामिन B12, विटामिन B12 में किस तत्व की अधिकता होती है? कोबाल्ट की अधिकता होती है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? लोहे को जंग रहित बचा लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को जंग रहित बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है कि लोहे को जंग रहित बनाने के लिए क्या बनाएंगे हम? क्रोमियम मिलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो ये सही जवाब क्या होगा? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन सी। एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। दोस्तों एस्पिरिन क्यों दी जाती है? एस्पिरिन जो होती है ये ज्वरनाशी होती है, मतलब एंटीपायरेटिक होती है, बुखार को दूर करने वाली दवाई है एस्पिरिन, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा यहाँ पे और कुछ लिखा गया? और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहा गया? बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? दोस्तों बेरियम सल्फेट पानी में बहुत कम घुलता है, इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें जालक ऊर्जा का मान अधिक होता है। आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बेरियम सल्फेट की जालक ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण क्या होगा? ये पानी में कम घुलता है, याद रखिएगा। दोस्तों आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। बेरियम सल्फेट का प्रयोग रेडियोलॉजी में किया जाता है। रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी का मतलब क्या दोस्तों? हमारे शरीर का सीटी स्कैन करना हो या पेट का सीटी स्कैन करना हो, एक्सरे करना हो या अल्ट्रासाउंड करना हो, तो दोस्तों रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन करने से पहले या एक्सरा करने से पहले बेरियम सल्फेट की टैबलेट खिलाई जाती है। और ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस के मेंस में इस बार आया कि किसकी टैबलेट खिलाई जाती है? तो बेरियम सल्फेट की टैबलेट खिलाई जाती है, ये आप याद रखना। इससे क्या होगा दोस्तों? जो हम इमेज बनाएंगे एक्सरे की वो बहुत क्लीन आती है। तो ये आप याद रखना कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले या एक्सरे करने से पहले किस चीज़ की गोली खिलाई जाती है? बेरियम सल्फेट की गोली खिलाई जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहा गया है? ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में कौन सी गैस का स्तर बढ़ने से पैदा होता है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है कि जब कुछ गैसों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को करती है? तो वो है दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। और वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ये भी आप याद रखना, इतने परसेंट होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा गया नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, और इसको बोलते हैं हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। क्लियर हुआ दोस्तों? ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे ब्लड में 200 से 300 गुना तेजी से घुलने वाली हानिकारक गैस है। ये भी आप याद रखना कि हमारे ब्लड में कौन सी हानिकारक गैस सबसे तीव्र गति से और सबसे ज़्यादा घुलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, दम घोटू गैस है ये। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये जब बादलों में जमा हो जाती है तो पानी के संपर्क में आकर ये बनाएगी H2SO4, और पानी के साथ में जब H2SO4 आता है तो इसी को हम बोलेंगे अम्ल वर्षा। तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जोसेफ फॉयर ने। जोसेफ फॉरियर के द्वारा ग्रीन हाउस की अवधारणा दी गई थी। कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रखना, जोसेफ फॉरियर। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई। ये भी आप याद रखें। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है? दोस्तों, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है, ये आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। न्यूटन की बात करूं दोस्तों, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है कौन सी विधि के द्वारा? दोस्तों, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित करते हैं, तो आप याद रखिएगा 1 से 3% जो सोलर एनर्जी है इसका पौधे द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो दोस्तों? दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा में क्या बनता है? इसमें ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? दोस्तों, भारत में जो परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना है, तो मतलब भारत में किसके भंडार है, ये कहने का मतलब है। तो दोस्तों, भारत में एक अयस्क होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट सैंड होती है एक प्रकार की, और मोनाजाइट सैंड में थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और किस राज्य में मोनाजाइट के भंडार हैं? दोस्तों, केरल। केरल जिसे भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, यहाँ पर थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे हैं। यूरेनियम। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किस धातु को पीला केक या येलो केक कहा जाता है, दोस्तों यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। याद रखना, अपरिष्कृत यूरेनियम पीला केक कहलाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों, रेडियम की बात करूँ तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों परमाणु। क्या आपको पता है कि परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो परमाणु है, परमाणु पे कितना आवेश होता है, तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है परमाणु पर। रीजन दोस्तों, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का माइनस और प्रोटॉनों का प्लस आवेश शून्य हो जाता है, इसलिए परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता? देखते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क है ऑक्साइड, सही है। पिच ब्लेंड है यूरेनियम का अयस्क है, ये भी सही है। मोनाजाइट थोरियम का, ये भी सही है। हेमेटाइट तांबा, ये गलत है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। और तांबे का कौन सा होता है दोस्तों? क्यूप्राइट। याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि क्यूप्राइट किसका अयस्क है, तो क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क होता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल। अनाज के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अनाज को प्रिजर्व करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये अचार को खराब होने से बचाता है। अचार, मुरब्बा, चटनी, उनमें भी सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? साधारण नमक। NaCl को या सोडियम क्लोराइड को या नमक को हम क्या बोलते हैं? NaCl कहा जाता है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे लिखा गया सिरका। दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। KMnO4 इसे लाल दवा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, ये किसका मिश्रण है? दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो होता है ये जिंक, कॉपर और निकल का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी,
याद रखना, जिंक, कॉपर और निकल का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछा जाए कैलेमाइन किसका अयस्क है, कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो दोस्तों कैलेमाइन जिंक का अयस्क होता है। याद रखना, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते, यह किसका नियम है। दोस्तों एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होंगी, ये पाउली का नियम है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पाउली का नियम ये कहता है आपका। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा, टॉमसन के द्वारा, जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
घूमते रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन संख्या 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कठोर जल का मतलब क्या है? ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। साबुन के साथ जो झाग नहीं बनाता वो होता है कठोर जल। और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, जिसके कारण ये जल जो होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। तो इसको दूर करने की क्रिया हम क्या बोलते हैं? कठोर जल से मैग्नीशियम को दूर करने की क्रिया कहा जाता है जल मृदुकरण। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और जिसका द्रव्यमान कितना होगा? 18 होता है। भारी जल का द्रव्यमान कितना होता है? 20। भारी जल का द्रव्यमान 20 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? दोस्तों अधातुओं में जो गुणधर्म होता है वो कौन सा होगा? तो सामान्यतः कौन सा गुणधर्म होता है? तो इसका हमें बताना है भंगुरता। तो ये आपका सही जवाब है दोस्तों। भंगुरता जो होता है वो अधातु में पाया जाता है। भंगुरता का मतलब क्या होता है? कि इनमें चमक नहीं होती और ये बहुत एकदम टूट जाती हैं, भंगुर होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है? वो है आपकी सोना। सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग होता है वो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। H2O2 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे लिखा गया ओजोन। दोस्तों ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। और ओजोन का काम है जो यूवी रेज आती हैं पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करना। क्लियर हुआ? ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन डे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कांच में कुछ रंग देने के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिसमें कोबाल्ट ऑक्साइड। दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा गहरा नीला रंग देता है। कार्बन मिलाया जाता है, इससे कहरुआ रंग आता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड कैसा रंग देता है? बैंगनी या हल्का गुलाबी। और कैडमियम सल्फाइड ये आपका नींबू जैसा पीला रंग देता है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही जवाब बनेगा आपका 2 4 3 1। 2 4 3 1 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अंतिम प्रश्न में? क्वेश्चन संख्या 30 और लास्ट प्रश्न है ये आज के सेशन का। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होगा? यदि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो इससे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग होगी। और दोस्तों ये किससे होगा? अगर आप पेड़ों को काट दें तो पेड़ों को काटने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का ही सांद्रता बढ़ेगी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। और दोस्तों तापमान बढ़ेगा तो आपको याद रखना है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे। और ग्लेशियर पिघलेंगे दोस्तों तो बर्फ़ पानी बनेगी और पानी बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि पृथ्वी का 70% भाग जलमग्न है। तो ये 80% या 90% हो गया तो पृथ्वी डूब जाएगी पूरी और मानव का जीवन खत्म हो जाएगा। तो भूमंडलीय तापन इसलिए इतना खतरनाक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, पेड़ों को काटना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी तथा सूर्य के निकट होती जा रही है। देखो अभी 3 जनवरी को जो एक घटना घटित हुई थी 3 जनवरी को, और उस घटना का नाम है उपसौर। उपसौर। और उपसौर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरीहीलियन। पेरीहीलियन। अगर आपसे पूछे कि उपसौर क्या होता है दोस्तों, पेरीहीलियन या उपसौर वह स्थिति है जब सूर्य और पृथ्वी
अपनी निकटतम दूरी पर होते हैं। ये आप याद रखना, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये अपनी निकटतम दूरी पर जिस दिन होंगे वो दिन होता है 3 जनवरी का, और इसको कहा जाता है उपसौर। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। मिलूंगा जल्दी अगले मॉक टेस्ट के साथ, और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप इसी तरह का सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।